डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर के सभी बच्चों का क्वांटम ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन की डेट्स आ चुकी हैं और ये जो है आपका दिसंबर के लास्ट वीक में होने की संभावना है। उसी को देखते हुए मैं जो है अब आपके लिए जो है वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन को लेकर के आया हूँ। आपके पेपर में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मेरी पूरी कोशिश है कि एक चैप्टर से जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को हम बनाएं। और एक अच्छी बात यह है कि इंग्लिश मीडियम के बच्चों को हमेशा शिकायत रहती है कि उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है, उनके लिए क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो मैंने इस शिकायत को दूर करने का प्रयास किया है। तो जो मैं यहाँ पे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन बनाया हूँ उसमें हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी लिखा हूँ। तो उन बच्चों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से लिखते हैं, और हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी उतना ही उपयोगी होगा। तो जितने तरीके के क्वेश्चन एक चैप्टर से बन सकते हैं उन सबको हमने इसमें लिया हुआ है। इससे बाहर के क्वेश्चन पूछने की संभावना बहुत ही कम है। साथ ही हम डिस्कस भी करते रहेंगे आपके साथ, जिससे आपको ये पता रहे कि किस क्वेश्चन का आंसर कैसा होना चाहिए। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करना भी मत भूला करें। और इस तरीके से आपको जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी का मैं वेरी शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन बना के भेज दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग हैं। तो जो पहला क्वेश्चन देखते हैं, आप पहले कॉपी पेन ले लें, उस पर नोट भी करते रहिएगा तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। और नोट करते रहेंगे साथ में तो आपको बस देखना होगा कॉपी, और अपनी कॉपी को पलट करके बार बार आपको वीडियो नहीं खोजना पड़ेगा। तो वेरी शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन जो है आज का एटॉमिक स्ट्रक्चर से संबंधित है। एटॉमिक स्ट्रक्चर का मतलब परमाणु संरचना। परमाणु संरचना जो है ये पहला चैप्टर है। इसी चैप्टर को ध्यान में रख करके हमने आज का ये वीडियो बनाया है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक के नाम लिखें। राइट द नेम ऑफ 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक के नाम लिखने हैं। तो समस्थानिक आप सभी जानते हैं, समस्थानिक का मतलब क्या है। समस्थानिक का मतलब है कि जिनका परमाणु क्रमांक जो है वो एक ही हो लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या हो, अलग अलग हो। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं और इन 3 समस्थानिक के नाम मैं यहाँ नीचे दिया हूँ, जिससे आप नोट कर सकते हैं। नाम पूछा है इसलिए आपको पूरा मैंने नाम लिख के दिया है। क्या है तो हिंदी में प्रोटियम 1H1, ड्यूटेरियम 1S2 एंड ट्राइटियम 1S3। ट्राइटियम इंग्लिश में है और हिंदी में ट्रीटियम लिखा हुआ है, तो प्रोनाउंसिएशन का अलग अलग ये है। आप ट्राइटियम भी लिख सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश में एक जैसा ही नाम है। तो ये आप यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। तो पहला ये आपको मैंने इसका आंसर बताया। अगला देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, जिसकी परमाणु संख्या अलग अलग तथा परमाणु भार समान हो क्या कहलाते हैं। भाई तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आ गया। ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आ गया है कि वो क्या कहलाएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि जिसकी परमाणु संख्या अलग तथा परमाणु भार सेम हो तो उसको हम क्या कहते हैं। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि उसे हम समभारिक कहते हैं। समभारिक को क्या कहते हैं, आइसोबार। तो आंसर भी दिया होगा हमने इसका, आप आंसर नीचे देख सकते हैं। समभारिक, समभारिक या आइसोबार्स। आइसोबार्स का एग्जाम्पल भी आपको पता होना चाहिए। पता है एग्जाम्पल आपको? एग्जाम्पल क्या हो सकता है? एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर हम देखें आइसोबार्स का तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं पोटेशियम और कैल्शियम। इन दोनों को एग्जाम्पल के फॉर्म में दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं, तो पोटेशियम का देखिए क्या होता है, पोटेशियम का होता है 19 ऐसा, और कैल्शियम का कितना होता है 40। तो कैल्शियम का कितना है 40 है। ओह सॉरी 19 एंड 20 है। एक मिनट फिर से मैं कर देता हूँ ऐसे, एक मिनट। पोटेशियम का है 19 ऐसा, ये एटॉमिक नंबर है, और कैल्शियम का कितना है 20 है ऐसा। तो देखिए इनके परमाणु क्रमांक जो है अलग अलग हो गए लेकिन परमाणु भार सेम है। दोनों के परमाणु भार कितने हैं 40 एंड 40। ये 40 है और ये भी 40 है, 40 और 40। तो ये दोनों के क्या है सेम है, 40 और 40। तो देखिए परमाणु भार सेम हो गए, ये परमाणु भार देखिए सेम हो गया इसका, और परमाणु क्रमांक देखिए अलग अलग हो गए। तो ये एग्जाम्पल भी ध्यान रखिएगा आप कि ये एग्जाम्पल भी कभी कभी पूछा जा सकता है। तो एग्जाम्पल भी हमने देख लिया है। अगला देखिए, यह कथन किस नियम से संबंधित है। एक कथन दिया गया है और पूछा जा रहा है किससे संबंधित है। तो कथन क्या है, किसी उपकोष के विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन तभी युग्मित होते हैं
जब उस उपकोष के सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन भर गया हो। अच्छा, ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है? ये स्टेटमेंट कह रहा है कि देखिए भाई ऐसे बना दीजिए भाई, सेल बनाइए ऐसे, देखिए ऐसे। तो ये कह रहा है कि किसी उपकोष की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन तभी युग्मित होते हैं, यानी तभी पेयर्ड होंगे, जब सभी में क्या होगा, जब सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन ऐसे भर दिया जाए ऐसे, यानी सब में जब एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तब इसकी पेयरिंग स्टार्ट होगी। ये कह रहा है, इंग्लिश में कह रहा है, दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू द रूल एवरी ऑर्बिटल इन अ सब लेबल इज सिंगली ऑक्यूपाइड बिफोर एनी ऑर्बिटल इज डबली ऑक्यूपाइड। यानी किसी भी सब लेबल या सब ऑर्बिटल में डबलिंग तब तक नहीं होती है, पेयरिंग तब तक नहीं होती है जब तक कि सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन ना हो जाए। तो ये किससे संबंधित है? आप समझ गए होंगे ये रूल किससे संबंधित है। तो ये रूल संबंधित है हुंस का रूल। इसे कहते हैं हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का नाम से ये रूल जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि हुंस रूल क्या है। 3 रूल आपके पास है। हुंस रूल है, पाउली का अपवर्जन नियम है, और एक अफबाउ प्रिंसिपल है। हुंस रूल जो है ये पेयरिंग से संबंधित है। पेयरिंग का मतलब इलेक्ट्रॉनों के युग्मन से। और पाउली का अपवर्जन नियम जो है क्वांटम संख्या से संबंधित है। मतलब किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए, किसी भी एक परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान समान नहीं हो सकता है। और अफबाउ प्रिंसिपल किससे संबंधित है? तो ये इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल के सीक्वेंस से, कि जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में भरे जाएंगे वो किस सीक्वेंस में भरे जाते हैं। तो ये तीनों रूल इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर 2 के लिए सभी दिंगस और चुंबकीय क्वांटम संख्याओं का मान बताना है। यानी कह रहा है कि अगर n बराबर 2 है तो आपको एजीमुथल और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू बतानी है। तो देखिए अगर n बराबर 2 है तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो आंसर मैंने यहाँ नीचे दिया हुआ है। देखिए अगर n बराबर 2 है तो l के क्या मान हो सकते हैं? तो l के 2 मान हो सकते हैं, एक 0 हो सकता है और एक 1 हो सकता है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ, यहाँ पे देखिए, ये देखिए कि 0 और 1 हो सकता है। तो l के कितने मान हो सकते हैं? l के ये 2 मान हो सकते हैं। अब चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय का मतलब मैग्नेटिक क्वांटम संख्या जो है वो एजीमुथल क्वांटम संख्या पर निर्भर करती है, मतलब उस पर डिपेंड करती है। और अगर किसी भी l की वैल्यू दी गई है तो m का जो मान होता है ये क्या होता है? -l से +l, 0 को लेकर के होता है। तो ऐसे अलग ले लीजिए। मान लीजिए l बराबर 0 है, पहली कंडीशन देखिए, मान लीजिए l बराबर 0 है, तो अगर l बराबर 0 है तो m भी 0 होता है। और अगर l बराबर 1 हो जाएगा तो m बराबर क्या हो जाएगा? तो m बराबर देखिए हो जाएगा +1, 0, -1 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? इसके आंसर को लिख सकते हैं। तो ये ठीक था क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। आगे देखें 5वां क्वेश्चन। देखिए l तथा m कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन l एंड m सेल इज। देखिए l और m में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं ये बताना है। तो देखिए जो सेल शुरू होता है वो होता है स्टार्ट k से, यानी k के लिए हम क्या कहते हैं? k के लिए हम कहते हैं कि भाई इसके लिए n जो होता है n बराबर कितना होता है? 1 होता है। ऐसा क्लियर है। और k के बाद आता है l, और l के बाद क्या आता है? m आता है। तो l के लिए देखिए क्या होगा? l के लिए अगर हम देखना चाहें, देखिए l के लिए, तो अगर हम l के लिए देखना चाहें तो l के लिए अगर हम देखना चाहेंगे तो l के लिए n का मान होगा 2 और m के लिए कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ऐसा तो फार्मूला क्या है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन के लिए? तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन के लिए फार्मूला कितना है भाई? तो फार्मूला है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन के लिए 2n², ये फार्मूला है। इस फार्मूले से निकालते हैं। तो देखिए l और m के लिए आपको निकालना है, तो l और m के लिए अगर आपको निकालना है तो देखिए मैंने लिखा हुआ है कि l कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या, तो देखिए 2n²। तो 2n² का मतलब n बराबर कितना हो जाएगा? l के लिए 2 हो जाएगा, तो यानी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और इसी तरह m कक्षा के लिए निकालेंगे तो कितना आएगा? 18 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि m के लिए n का मान कितना होगा? 3 होगा, तो इसलिए कितना आएगा? 18 आ जाएगा। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन को कर सकते हैं। इंग्लिश में लिखना है तो इंग्लिश में इसी को लिख दीजिएगा कि नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन l सेल इज इक्वल टू 8 एंड नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन m
इज इक्वल टू 18। तो ऐसे सॉल्व करके दिखा दीजिएगा तो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन आ गया हाइजेनबर्ग से। हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत का मैथमेटिकल रूप क्या है? व्हाट इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का मैथमेटिकल फार्मूला क्या है? तो ये आपको पता होना चाहिए, तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, अगर आपको नहीं पता तो आप देख सकते हैं। ये फार्मूला है डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इक्वल या ग्रेटर देन की साइन लगती है h/4 पाई। तो डेल्टा पी क्या कहते हैं? तो डेल्टा पी को देखिए मैंने यहाँ दिया हुआ है, डेल्टा पी को कहते हैं अनसर्टेनिटी ऑफ मोमेंटम, यानी ये संवेग की अनिश्चितता है। और डेल्टा एक्स को कहते हैं अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशन, मतलब ये जो है स्थिति की अनिश्चितता है। एच क्या है? एच को हम कहते हैं ये प्लांक कांस्टेंट है, प्लांक नियतांक है। तो एच क्या है? प्लांक नियतांक है। तो इस रिलेशन को याद रखिएगा, इस पे क्वेश्चन भी आते हैं, तो इस रिलेशन को आप ध्यान में रखिएगा कि ये डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर देन की साइन या इक्वल की साइन के साथ h/4 पाई। तो ये क्वेश्चन ठीक था। अगला देखते हैं। चक्रण क्वांटम संख्या के दो मान कौन कौन से होते हैं? What are two possible value for स्पिन क्वांटम नंबर? अब देखिए इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है भाई? स्पिन क्वांटम संख्या के दो मान क्या क्या हो सकते हैं? सभी को पता है। एक क्या होता है भाई? प्लस हाफ होता है और एक होता है माइनस हाफ होता है। तो आंसर भी देखिए हमने दिया होगा, एक प्लस हाफ दिया है और एक माइनस हाफ दिया है, तो ये आंसर इसका होगा। तो इसमें समझाने वाली बात नहीं कुछ। 8वां, डी कक्षकों के नाम लिखना है। वाओ, राइट द नेम ऑफ डी ऑर्बिटल्स। तो डी ऑर्बिटल्स के नेम देखिए, पी ऑर्बिटल को पी एक्स पी वाई पी जेड के नाम से जानते हैं। तो डी ऑर्बिटल के कौन कौन से नाम हैं भाई? तो डी ऑर्बिटल का नाम कैसे लिखते हैं? तो डी ऑर्बिटल का नाम देखिए कैसे लिखते हैं, लिखने का तरीका देखिए 3 एक्सिस है ना, एक्स वाई और जेड, ये 3 एक्सिस है। तो सबसे पहले एक्स और वाई को मिला के लिख लीजिएगा, फिर क्या करिएगा वाई और जेड को मिला के लिखिए, और फिर क्या करिए वाई और जेड को मिला के लिखिए। तो 3 नाम तो ऐसे हो जाते हैं, मतलब डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। तो 3 नाम ये हो जाते हैं। 2 नाम और बचते हैं, तो 2 नाम देखिए कैसे लिखते हैं, लिखते हैं डी स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक नाम हो जाता है, और एक जो नाम बचता है उसको लिखते हैं डी जेड स्क्वायर। तो ये 5 नाम ही होते हैं, यानी 5 तरीके के ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं। इसका आंसर भी मैंने दिया होगा। देखिए डी कक्षकों के नाम निम्न हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। डी ऑर्बिटल्स आर डेजिग्नेटेड एज, और फिर उसके नाम लिख दीजिए। तो ये क्वेश्चन भी ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, तो बढ़िया क्वेश्चन था ये। अगला देखें। सोडियम परमाणु के बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम संख्या का मान बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आने की पूरी संभावना होती है कि भाई सोडियम परमाणु के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम संख्या का मान बताना है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले लिखना पड़ेगा भाई सोडियम, ऐसा, और सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब आप लिखेंगे तो जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है उसको आपको देखना पड़ेगा कहाँ जा रहा है, किस ऑर्बिटल में गया है वो, तो उसके अनुसार आप क्या कर पाएंगे, उसके अनुसार आप आंसर को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर हमने दिया है, तो जब देखते हैं कैसे है आंसर। ये एक्चुअली हो क्या रहा होगा कि 11 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है, तो 11 इलेक्ट्रॉन कैसे पाए जा रहे होंगे? तो 1s2, ये 1s2 है, एक मिनट, ये है पहला होगा 1s2, फिर दूसरा होगा 2s2, फिर होगा 2p6, ये 2p6 है, और होगा 3s1। देखिए ऐसा होगा, इस तरीके का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोडियम में होगा। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन देखिए कहाँ है? 3s में है। तो देखिए जो नंबर है वो हमेशा n को बताता है, यानी मुख्य क्वांटम संख्या को। तो देखिए इसीलिए n बराबर कितना लिखा गया? 3 लिखा गया है। देखिए s ऑर्बिटल है, इसलिए l बराबर क्या लिखा गया है? 0 लिखा गया है। अब l बराबर 0 तो m भी 0 हो जाएगा, तो इसीलिए देखिए m बराबर 0 है। अब s ऑर्बिटल है था, s ऑर्बिटल में पहला इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा? प्लस हाफ होगा, तो ये वैल्यू जो है इसके लिए आएगी। तो ये इस तरह के क्वेश्चन अच्छे हैं, तो इनको क्वेश्चन को देख के जाइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रोमियम 24 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताएं। राइट द वैल्यू ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन क्रोमियम। अब क्रोमियम में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अगर आपको जानना है तो पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा, तब ना आप जान पाओगे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले लिखना होगा, तब आप उसको काउंट कर पाओगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन शायद ओवरलैप किया है क्या इसके साथ? ओवरलैप कर लिया है, तो मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ क्या है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d5। देखिए लास्ट में देखा जाए
तो 4s1 आया है यहाँ देखें, और 3d5 आया है। बाकी तो आप बनाना जानते हैं ये। तो देखिए 4s1 का मतलब है कि इसमें भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये अनपेयर्ड है, मतलब ये युग्मित नहीं है। और ये देखिए, और 3d5, जो 3d5 आपका है, ये जो 3d5 आपका है, एक मिनट, जो 3d5 है, ये देखो 3d5, ये भी क्या है, पांचों इलेक्ट्रॉन जो होंगे अयुग्मित ही होंगे। जो पांचों इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे आपके, वो सभी अयुग्मित हैं, मतलब पेयरिंग नहीं होगा। ये 3 4 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन ये हो जाएंगे, और एक इलेक्ट्रॉन किसका हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन किसका हो जाएगा, 4s1 का। यानी टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 6। यानी 6 ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जो पेयर नहीं हैं, जिनकी पेयरिंग नहीं हुई है। तो इसका आंसर कितना आएगा, तो इसका आंसर देखिए यहाँ लिखा हुआ था, मैं थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ, देखिए 6 लिखा हुआ है। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन ही क्या है, आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये यहाँ पे देखिए, ये थोड़ा सा पेयरिंग हो गए, ओवरलैप कर गया है, तो उसको समझ जाइएगा कि 6 इलेक्ट्रॉन हैं यहाँ पे। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन इसका आंसर आएगा। तो ये क्वेश्चन ठीक था। अच्छा देखें, अच्छा ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। रदरफोर्ड और जेम्स चैडविक ने किन मूल कण की खोज की थी। मूल कण का मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो ये सभी को पता है कि रदरफोर्ड और जेम्स चैडविक किससे संबंधित हैं। तो रदरफोर्ड जो है इन्होंने प्रोटॉन की खोज की हुई है, और जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की है। तो और जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की है। तो इलेक्ट्रॉन तो नहीं दिया, जे थॉमसन का नाम नहीं दिया है, तो इन दो का नाम भी आपको पता होना चाहिए। तो रदरफोर्ड देखिए यहाँ दिया है, रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज किया है, और जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन। इंग्लिश में भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे इंग्लिश नहीं लिखा है। ओके, 12वां क्वेश्चन, प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है, आवेश बताना है प्रोटॉन पर। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश है, प्रोटॉन पर कितना आवेश है, नंबर बताना है केवल, वैल्यू नहीं बतानी है। अगर कहेगा वैल्यू तो मान कहता कि कितना मान होता है ऐसा। तो कितना आवेश होता है, तो +1 आवेश होता है, यानी इकाई धनात्मक आवेश होता है। और अगर इलेक्ट्रॉन का पूछता तो इकाई ऋणात्मक आवेश होता है। यानी इस पर कितना आवेश होता है, इस पर होता है +1। और अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पर कितना होता है भाई, -1। इसको ध्यान रखिएगा। तो प्रोटॉन का पूछा है। अच्छा हाँ, न्यूट्रॉन को सोच लिया भाई, न्यूट्रॉन पे 0 आवेश होता है, न्यूट्रल होता है, तो न्यूट्रॉन का 0 है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इकाई धनात्मक आवेश, इसका आंसर लिख लीजिएगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो इसका आंसर हो जाएगा 13वां। देखिए कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, देखिए 2 ही हैं, कॉपर और आपका क्रोमियम, ये दोनों एक्सेप्शन हैं। तो इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ अलग है, क्योंकि लास्ट वाले ऑर्बिटल में कंडीशन कुछ अलग हो जाती है। तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए यहाँ लिखा गया है। देखिए लास्ट में हो क्या रहा है, देखिए लास्ट में यहाँ पर देखिएगा, ये 4s1 3d10 आता है। वैसे नॉर्मल कंडीशन में होता क्या चाहिए कि 4s2 होगा और 3d देखिए 9 हो जाएगा, ऐसे आएगा। इस तरीके से होता क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफ़र हो जाता है, ये एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा 3d में, तो होगा क्या, तब इसका हो जाता है 4s1 और इसका हो जाता है 3d10। तो ये आपका 4s1 जो होगा हाफ फिल्ड हो जाएगा, ये भी स्टेबल है, और 3d10 क्या हो जाएगा, फुल फिल्ड हो जाएगा, तो ये भी स्टेबल हो जाता है। तो इसलिए ऐसा कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलता है। तो ये क्वेश्चन ठीक था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये 13वां। 14वां देखिए, L बराबर 3 के लिए M के कुल मानों की संख्या बताना है। अगर L बराबर 3 है तो M के टोटल वैल्यू नहीं पूछा, टोटल वैल्यू पूछ रहा है, M के कितने मान हो सकते हैं। तो देखिए बहुत अच्छा फार्मूला एक हमारे पास है कि जब हम टोटल वैल्यू निकालते हैं तो जो टोटल वैल्यू M की आती है उसके लिए फार्मूला है 2L + 1 का, ये फार्मूला है। अब L का जितना भी वैल्यू दिया रहेगा यहाँ रख लिया करिए। तो L बराबर 3 दिया है, तो मतलब 3 दूना 6 + 1, 3 2 6 + 1 7, यानी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, वैल्यू आनी चाहिए कितनी, 7 आनी चाहिए। देख लेते हैं 7 आएगा, देखिए तो वैल्यू देखिए कितनी आ रही है, ये देखिए 7 आ रही है। तो बिल्कुल वही फार्मूला लगाया गया 2L + 1। तो याद रखिएगा जब टोटल वैल्यू पूछेगा तो 2L + 1 रखिएगा। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी था। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा क्वांटम संख्या का सेट संभव नहीं है। कुछ सेट गड़बड़ है भाई, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी देखिएगा कि कुछ कहीं गड़बड़ी है। देखते हैं, चेक करते हैं कि देखिए n बराबर अगर 0 है, पहला देखिए n बराबर 0, n बराबर 0, l बराबर 0, m बराबर 0, ये तो पहले ही गड़बड़ लग रहा है। n बराबर 0 कैसे होगा भाई, नो पहला गड़बड़ है, ये संभव नहीं है। n बराबर कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी, पहला गड़बड़ है। चलिए n बराबर अगर 1 है तो L का मान 0 हो सकता है, M का मान भी 0 हो सकता है, S हाँ ये सही है। चलिए ये तो ठीक है, ये तो ठीक हो सकता है ऐसा।
ऐसा हो सकता है कि n बराबर अगर 1 है तो l का मान क्या होगा, l का मान 0 आएगा, कोई बात नहीं। अगर l 0 तो m भी 0 आएगा, और अगर m भी 0 तो s की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकती है, तो ठीक था। अगर n बराबर 1 है, l बराबर भी अगर 1 आए, ये कैसे, अगर n बराबर देखो 1 है, देखो यहाँ पे, तो हमेशा जो l का मान आता है वो हमेशा क्या होता है, वो हमेशा 0 से n-1 तक आता है, n-1 तक आता है, 1 तक आता है। तो अगर तीसरे में देखो n बराबर 1 है तो l बराबर का मान हमेशा 0 ही आएगा, और कोई दूसरा मान नहीं हो सकता है, 1 नहीं हो सकता है, तो ये गड़बड़ा रहा है, ये भी गड़बड़ा, ये गड़बड़ा, ये नहीं हो सकता। n बराबर 2 तो l बराबर 1 हो सकता है, m बराबर 0 भी हो सकता है, ये सही है, ये ठीक है, डी सही है। ई देखिए n बराबर 3 तो l बराबर 3 नहीं हो सकता, l का मान हमेशा कम आएगा 1। देखिए 0 से n-1 होता है, तो 0 या फिर n-1 1 कम आएगा, तो अगर n बराबर 3 है तो l का मान 2 हो सकता है, लेकिन 3 नहीं हो सकता, यानी ये भी गड़बड़ा, ये भी गड़बड़ा। n बराबर 3 तो l बराबर 1 हो सकता है, m बराबर 0 भी हो सकता है, ये सही है, ये सही। तो 3 गड़बड़ है इसमें से, ये 3 संभव नहीं है, तो ये 3 संभव नहीं है, तो ये आंसर देख लीजिए इसका। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। यदि किसी तत्व के m सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो उसके परमाणु क्रमांक क्या होगा। ओह, m सेल में 2 इलेक्ट्रॉन कह रहा है भाई, m सेल में, तो इससे पहले वाले सेल कौन कौन से हैं, तो पहला उसका देखिए k सेल है, l सेल है और m सेल है, 3 सेल हैं। तो देखिए k में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2, l में कितना होगा 8, और m में कह रहा है कितना 2, ऐसा। तो टोटल कितना हो गया भाई, टोटल देखिए कितना हो गया, 8 2 10 2 12, यानी 12 इलेक्ट्रॉन। यानी कहने का मतलब उसका इलेक्ट्रॉनों की संख्या 12 है, तो यानी उसका परमाणु क्रमांक भी कितना आएगा, 12 ही आएगा, तो कुछ करना ही नहीं इसमें। तो इसका आंसर कितना आएगा, 12 आएगा। तो ये आंसर इसका 12 आना चाहिए, कहीं किया गया है, नहीं किया गया, तो मैंने बता ही दिया आपको। तो इसका आंसर कितना है, 12, तो 12 इसका आंसर है, 12, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा कक्षक संभव नहीं है भाई, कौन सा कक्षक बनता नहीं है। ओह देखिए भाई, 1s2 2s2 2p आता है, 1p तो थोड़ी कभी आता है, 1p आता ही नहीं है, गड़बड़ है। 2s आता है, 2p आता है, 3f नहीं आता है, 3d आता है, 3f नहीं आता है, और 2d आता है, 2d आता है। तो ये 2 नहीं संभव है भाई। देखिए कौन कौन संभव नहीं, फिर से देखिए। एक तो आपका 1p संभव नहीं है, ये वाला साहब नहीं संभव है, 1p नहीं संभव है, और दूसरा 3f संभव नहीं है, ये 2 संभव नहीं है, ये 2 संभव नहीं है, 1p और साथ ही साथ कौन सा, ये 3f, ये नहीं होते हैं। 2s होता है, 2p होता है, 2d होता है, तो ये है, ठीक है। 1s 1 2p नहीं, 3d तो 3 से स्टार्ट होता है ना, d भी नहीं होगा यार, ये देखो d भी नहीं होगा बेटा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं होगा, 1p नहीं होगा, 3f नहीं होगा, 4f से स्टार्ट होता है, और ये आपका 3d से स्टार्ट होता है, तो ये 2 की ओर हो सकते हैं, 2s एंड 2p, ये 2 होंगे। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, 2s और 2p हो सकता है, बाकी और तीनों नहीं होंगे, ओके, ठीक है। 17 क्वेश्चन हो गया, 18वां देखते हैं। रुबेडियम 37 के वाय कोष में इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या। ओह, तो रुबेडियम के पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा, देखिए लिख दिया गया है, ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कह रहा है वाह्य कोष का मतलब, देखो बेटा इसके लिए कहाँ गया, ये देखो, ये वाह्य कोष का मतलब है ये वाला कोष 5s1 वाला। तो इसके लिए कह रहा है चारों क्वांटम संख्या का मान बताना है। तो चारों क्वांटम संख्या का मान देख लो भाई, पहले लिख देते हैं। 5s1 के लिए देखो n बराबर कितना आएगा, n बराबर आएगा कितना, 5 आएगा, देखो 5 है। s बराबर l बराबर कितना आएगा, तो l बराबर आएगा 0, क्योंकि s है। अगर l 0 है तो m बराबर भी आएगा 0, और s में पहला इलेक्ट्रॉन है तो s बराबर कितना आ जाएगा, s बराबर आ जाएगा +½ ये आएगी वैल्यू। तो n की वैल्यू 5, l की वैल्यू 0, m की वैल्यू 0, s की वैल्यू +½ तो ये वैल्यू लिखनी होंगी। तो आई थिंक आपको बात समझ में आ रही होगी। तो ये हो गया, आगे देखें। ओह, प्लांक नियतांक का मान तथा मात्रक, ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। तो सभी जानते हैं कि वैल्यू क्या होती है भाई, तो वैल्यू लिख दिया, देखिए द वैल्यू ऑफ h इन SI यूनिट 6.62 × 10⁻³ 34, मात्रक जूल सेकेंड। देखिए जूल सेकेंड, तो ये मात्रक भी देखिए यहाँ पे है, ये मात्रक जूल और ये सेकेंड। तो जूल सेकेंड इसका मात्रक है SI यूनिट में, और वैल्यू है 6.62 × 10⁻³ 34, ये -34 है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा था।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओह चलो भाई आ गया। इस में आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या बताना है। तो चलो भाई रेडियम का बताइए क्या हो सकता है। 88 और 226 दिया है, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो भाई देखो पहला, देखो इसका प्रोटॉन की संख्या पहले देख लो, एक मिनट देखो। देखो इसका परमाणु क्रमांक जो है 88 है, तो परमाणु क्रमांक 88 है तो प्रोटॉन की संख्या भी 88 होगा। ठीक, इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर है, तो ये भी 88 होगा। ठीक, और न्यूट्रॉन की संख्या जब निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, 226 जो इसका द्रव्यमान संख्या है उसमें से माइनस कर दीजिए 88। द्रव्यमान संख्या से आप क्या कर सकते हैं, प्रोटॉन की संख्या माइनस करो तो न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगी, क्योंकि द्रव्यमान की संख्या बराबर होती है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। इसको आपको माइनस करना होगा, और इसको माइनस करके 226 में से 88 निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा भाई, फिर से देख लेते हैं। 226 माइनस 88, माइनस कर लीजिए, तो माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16, 8 8 16 होता है, तो 8 लिख देंगे यहाँ पे। और ये हो गया 11, 11 से 8 गया, तो 11 से 8 2 10 1 11, मतलब 3 आएगा। तो ये हो गया आपका 3 हो गया। फिर से करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे फिर से कर देते हैं। 2 2 6 88, तो ये 8 आया था और ये 3 आया था, और ये हो जाएगा 1, यानी 138। तो ये 138 है क्या इसका, 138 जो आ रहा है इसका न्यूट्रॉनों की संख्या आएगी, तो ये न्यूट्रॉन की संख्या आएगी ऐसा। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था, कर लेंगे आप लोग सभी लोग। तो इस तरीके से हमने ढेर सारे क्वेश्चन आपके समक्ष रखे हैं, और ये जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते थे परमाणु संरचना से, अलग अलग तरीके के क्वेश्चन मैंने रखे हैं। और ऐसे क्वेश्चन आप देखते जाएंगे तो आपके जो 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं छूटने नहीं पाएंगे, और ऐसे में हर एक टॉपिक का बना के आपको भेज दूंगा। तो आप इसे नोट भी करते रहें, तभी फ़ायदा मिलेगा। इसे नोट करिए, कॉपी पे नोट करते रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और बच्चों को बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सब्सक्राइब कराएं, खुद भी सब्सक्राइब करें। एंड अगली वीडियो में फिर से हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, ओके।